Ladies and gentlemen, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा मैनिपुलेशन के बारे में कि कैसे हम डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली डेटा मैनिपुलेशन इज, कि कैसे डेटा मैनिपुलेशन वर्क करता है डेटा एनालिसिस में और ये कैसे हेल्प करने वाला है और ये एग्जैक्टली होता क्या है। सो लेट्स गेट बैक, स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं ये होता क्या है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है डेटा को क्लीन करना, डेटा को इस तरीके से साफ करना कि वो जो रो डेटा है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ जाए, ताकि उससे हमारा एनालिसिस अच्छा हो, उससे विजुअलाइजेशन अच्छा हो, उससे हम अच्छे डिसीजंस ले सके। ये प्रोसेस होता है बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन का। इसका मेन गोल ही ये होता है कि आपको रो डेटा को ऐसा स्ट्रक्चर्ड डेटा बनाना है जिससे आप अच्छी एनालिसिस, अच्छी विजुअलाइजेशन और अच्छे डिसीजंस ले सको। तो देखते हैं इसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसका आपको नोट करना होता है कि कैसे कैसे स्टेप्स के थ्रू आपको इसमें वर्क करना है डेटा मैनिपुलेशन में। तो डेटा मैनिपुलेशन मैंने आपको बताया कि आपको डेटा क्लीनिंग करनी है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, डेटा को रीस्ट्रक्चर करना है, डेटा को रीशेप करना है या फिर ऐसा कुछ भी। तो की कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ सकता है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अगर आपके पास इंटीजर डेटा है, आपको उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना कर सकता है, फ्लोट है इंटीजर में करना कर सकता है। मतलब उसको आपको एक डेटा फॉर्मेट से दूसरे डेटा फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर उसका मॉडिफाई करना पड़ेगा स्ट्रक्चर को। मे बी फ्लोट वैल्यूज है, सपोज कुछ वैल्यूज जो है फ्लोट की वो 3 डेटा पॉइंट्स तक है, मतलब डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज हैं और कुछ जगह पे डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज है। तो मैं प्रेफर करूंगी कि मैं उसको मॉडिफाई कर दूं और सारे डेसिमल्स के बाद मैं चाहती हूँ सिर्फ 2 वैल्यूज रहें, ताकि मेरा डेटा जो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आ जाए। इसको करने के लिए आप डेटा को रीशेप कर सकते हो, एग्रीगेट कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो डेटा सेट्स को, या फिर पिवटिंग और मेल्टिंग जैसे मेथड्स का यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको देखना होता है कि कहाँ कहाँ एरर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है आपको कि कहाँ कहाँ पे इनकंसिस्टेंसी है, कहाँ कहाँ पे मिसिंग वैल्यूज वगैरह हैं। अब इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, आपको उनको हैंडल करना है तो उसको भी आप पे वर्क करना पड़ेगा। दूसरा है डेटा टाइप्स की फॉर्मेटिंग, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, या फिर मिसिंग डेटा को डील करना कि कैसे आप आउटलायर्स को रिमूव कर सकते हो या फिर आप मिसिंग डेटा को रिमूव कर सकते हो अपने डेटा से। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन। तो अगर आपका डेटा नेक्स्ट स्टेप डेटा एनालिसिस में जाने वाला है तो आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा उस पूरे डेटा को, या फिर नॉर्मलाइज भी करना पड़ सकता है। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डेटा कि आप कौन सा डेटा यूज कर रहे हो और उसमें किस टाइप की क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आता है डेटा एनरिचमेंट। आपको एनहांस करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग डेटा सेट्स को, ताकि आप उसमें एडिशनल जो भी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम जैसे सिटीज के नाम के साथ ब्रैकेट के अंदर कुछ नेम्स लिखे थे जो शॉर्ट फॉर्म में थे, जैसे न्यूयॉर्क था तो उसके ब्रैकेट में लिखा था NY। तो ऐसे कुछ वैल्यूज आपको मिल सकते हैं जिसको आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हटाते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट डेटा आपको चाहिए वो आपको उसमें रखना है और बाकी सारी चीज़ें आपको रिमूव करनी पड़ सकती हैं। तो वो होता है डेटा एनरिचमेंट। उसमें आप काफ़ी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको एक्सटर्नल डेटा सोर्स में वर्क करना है, डेमोग्राफिक डेटा, या फिर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसमें आप वर्क कर जिसका यूज़ करके आप इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेटा वैलिडेशन। मतलब उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कोई ऐसा डाटा होना चाहिए जो उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए, कहीं पर भी मिसिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी आउटलायर्स नहीं होने चाहिए। उस स्टेप में आप क्वालिटी एश्योरेंस करने वाले हो कि क्या इस डेटा की क्वालिटी अच्छी है एनालिसिस के लिए या नहीं, या कहीं कहीं पे मिसिंग वैल्यूज ऑलरेडी अभी रह रही हैं, या फिर कुछ जो वैल्यूज है, मान लो आपके पूरे कॉलम के अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज हैं और आप कहीं पर आपको मिल रहा है इंटीजर वैल्यूज या फ्लोट वैल्यूज, तो वो एक इनकंसिस्टेंसी कंसीडर होगी। उसके बाद आपको करना है डेटा एग्रीगेशन, मतलब समराइज करना है ताकि आप उसको एक अच्छे डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सको कि ये डेटा था, इस डेटा के बिहाफ पे मैंने ये डिसीजंस लिए एंड सो ऑन। डेटा फिल्टरिंग मतलब अब आपके पास लैक्स ऑफ डेटा है, आपको उसमें से जरूरी नहीं आपका सिस्टम लोड कर रहा हो अभी आप उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर पाओ, पर उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसी में से एक सबसेट निकाल सकते हो। सबसेट मतलब अगर आपने 1000 रोज भी ले लिया, उसके बेसिस पे आप एनालिसिस कर रहे हो और आप अपना रिकमेंडेशन दे रहे हो। 1000 रोज तो बहुत छोटा हो गया, बट स्टिल अगर आप लैक्स में से 10,000 भी लेते हो तो दैट इज इनफ टू मेक एनी एनालिसिस एट बिगनर लेवल। उसके बाद डेटा इंटीग्रेशन, मतलब आप मल्टीपल डेटा सेट्स को कंबाइन करोगे एक यूनिफाइड डेटा सेट में। मान लो आपको वर्क करना है 5 एक्सेल शीट्स पे, तो आप उस पर कैसे वर्क करोगे? 5 एक्सेल शीट्स पे अलग अलग वर्क करना, अलग अलग एनालिसिस निकालना मेक्स नो सेंस। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 6th एक्सेल शीट बना सकते हो जिसके अंदर आप 5 एक्सेल शीट्स को कंबाइन करके डेटा को 6th में डालने वाले हो। और उसके बाद आप करोगे कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। इसके लिए आप डेटा को मर्ज करने की टेक्निक्स यूज करोगे कि कैसे आप कॉमन की का यूज करके आप डेटा को मर्ज कर सकते हो। डेटा की सैम्पलिंग हो सकती है, डेटा इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया। डेटा सैम्पलिंग हो सकती है जिसमें आप सबसेट डेटा सेट को लोगे लार्ज डेटा सेट्स में से, जैसे रैंडम सैम्पलिंग भी आप उसमें से कर सकते हो। सपोज मुझे सेंटर के, मिड के या स्टार्टिंग के नहीं चाहिए, मुझे रैंडम डेटा चाहिए अपनी फाइल में, तो वो भी आप कर सकते हो डेटा सैम्पलिंग में।
डेटा को ट्रांसफॉर्म करना एक स्ट्रक्चर से, ताकि आप एनालिसिस और विजुअलाइजेशन अच्छा कर सको। उस केस के लिए आप पिवटिंग, मेल्टिंग, स्टैकिंग या फिर अनस्टैकिंग ऑफ डेटा का यूज कर सकते हो। मतलब ये सारे ऑपरेशंस हैं, इनका यूज करके आप ये स्टेप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या करते हैं, हम उसकी डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करते हैं। उसमें मेक श्योर कि आप जब भी उसकी डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस कर रहे हो तो उसमें आपकी जो एसेंशियल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वहीं रहनी चाहिए, क्योंकि डेटा का मतलब ही तभी तक है जब तक उसके अंदर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी ज़रूरत हमें है। मतलब जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसमें वो वही होना चाहिए। उसके आधार पे आपको जो भी मॉडिफिकेशन करनी है आप डेटा के साथ वो कर सकते हो। दूसरी चीज, जब आप डेटा के साथ वर्क कर रहे हो और कंपनी का डेटा है, मेक श्योर कि आप कोई भी ड्रॉप करने से पहले कोई कॉलम ड्रॉप कर रहे हो या फिर कोई रो ड्रॉप कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उस डेटा के बारे में प्रॉपर आपके पास 100% श्योरिटी हो कि हाँ ये डेटा आपके काम का नहीं है, तभी आप उसको डिलीट करिए। अदरवाइज इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप कोई भी डेटा उठा के डिलीट करो। तो चलिए देखते हैं इसको पांडास में कैसे कर सकते हैं या फिर पाइथन में कैसे कर सकते हो। तो मैंने लास्ट वीडियो में जो डेटा यूज किया था nba.csv, जिसमें नेम, टीम, नंबर, पोजीशन, एज, हाइट, वेट, कॉलेज, सैलरी जैसे कुछ कॉलम्स थे, मैंने इसी डेटा को यूज करना है डेटा मैनिपुलेशन के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि मान लो एक केस है जिसके अंदर आपको बोला गया कि आपको एक रो ऐड करनी है, आपको एक कॉलम ऐड करना है, तो वो आप कैसे करोगे। तो मैंने क्या करा है, एक न्यू वेरिएबल बनाया न्यू रो नाम से। उसके बाद मैंने एक डिक्शनरी बनाई है जिसके अंदर मैंने सारे कॉलम की वैल्यूज को ऐड कर दिया है। उन्हीं कॉलम की वैल्यू को ऐड करते हुए मैंने एक कंप्लीट डिक्शनरी बना लिया। उसके बाद मुझे यूज करना है, या तो मैं कॉनकैट मेथड का यूज कर सकती हूँ या तो मैं अपेंड मेथड का यूज कर सकती हूँ। अपेंड मेथड जो है पाइथन के कुछ लेटेस्ट वर्जन में वर्क नहीं कर रहा है, या फिर ये कह सकते हैं पहले के वर्जन में नहीं कर रहा था। तो इट्स लाइक डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम दैट यू आर वर्किंग ऑन। तो कॉनकैट भी आप यूज कर सकते हो अपेंड की जगह। अपेंड और कॉनकैट का काम होता है कि आपकी कोई भी वैल्यू को लास्ट में ऐड करने के लिए। सो डेटा मैंने यूज किया। उसके बाद मैंने उसी डिक्शनरी का एक डेटा फ्रेम बनाया। मैंने सेम लाइन में लिखा है, आप अलग लाइन में भी लिख सकते हो। इग्नोर करा है मैंने इंडेक्सेस को, ताकि वहां पर कोई भी एरर मुझे आउटपुट में ना आए। तो ऐसे तो आप ऐड कर सकते हो एक रो को। इसके बाद एक तरीका है कि आप कॉलम को ऐड करना है, तो आप वो कैसे कर सकते हो। कॉलम को ऐड करने के लिए मैं चाहती हूँ कुछ क्राइटेरिया बेस्ड कॉलम को ऐड करना। मेरे पास ये कुछ 8 कॉलम थे, मुझे चाहिए 9th कॉलम विच इज BMI, लेट्स से। सो BMI इज बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स वाले कॉलम को ऐड करने के लिए मैं चाहती हूँ मैं यूज करूँ फॉर्मूला का, और मैं मैं एग्जिस्टिंग कॉलम में से हाइट और वेट को यूज करते हुए BMI जनरेट करने चाहती हूँ। तो मैंने हाइट को पहले कन्वर्ट करना है इंचेस में। हाइट को इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए आप इंप्लीमेंट करोगे अप्लाई फंक्शन का। अप्लाई फंक्शन मतलब आप एक फंक्शन लगा रहे हो, तो मेरे को 1 लाइन ही फंक्शन लिखना है, इसलिए मैंने लेमडा फंक्शन का यूज किया। तो इसके अंदर मैंने लिखा है एक्स, इंटीजर एक्स को मैं स्प्लिट कर रही हूँ विच इज यूजिंग दी हाइफन। उसके बाद मैं 0 लिख रही हूँ। उसके बाद मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय 12, मतलब मुझे इंचेस में कन्वर्ट करना है उसको। उसके बाद मैं देख रही हूँ अगर वहाँ पे 1 है तो मतलब उसके बाद मैं 1 भी एड ऑन हाइफन में 1 डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि अगर वहाँ पे कोई मिसिंग वैल्यू तो pd.na लगाकर मैं उसको नॉट na वाला फंक्शन उसमें हटा दे रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे करा है कि मान लो ये मैंने na वाला सिस्टम इसलिए रखा था ताकि हाइट और वेट में, हाइट में अगर मेरे पास कोई मिसिंग वैल्यू होती है तो उस केस में आपको ऐसा वर्क करना है। उसी के बाद मैं BMI कॉलम का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए कि मतलब वेट पाउंड्स में होना चाहिए, हाइट जो होनी चाहिए इंचेस में होनी चाहिए, टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 703 को मैंने इसमें ऐड करा है। तो मैंने वेट लिया है डेटा में से, हाइट ली है डेटा में से, जो मैंने नया कॉलम अभी ऐड नया कॉलम ऐड करा है मैंने ये भी एक तरीके से, और ये दूसरा कॉलम हो गया मेरा BMI का। तो मैं आउटपुट में आपको दिखाती हूँ। ये मेरा होगा हाइट इन इंचेस का कॉलम जो मैंने ऐड किया था एक सर्टेन क्राइटेरिया बेस्ड, जो मेरा क्राइटेरिया था, कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने BMI ऐड किया। BMI ऐड करने के बाद ये मेरा BMI जनरेट हो गया। जहाँ पे भी मिसिंग वैल्यूज थी वहाँ पे ये NA जनरेट करके भी मुझे दे रहा है। ये तो तरीका होगा कि आप ऐड कर सकते हो रो को या कॉलम को। अब देखते हैं कि हमें रिमूव करना है तो हम क्या कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आप यूज कर सकते हो ड्रॉप मेथड का। ड्रॉप NA भी होता है, ड्रॉप भी होता है। तो ड्रॉप NA का मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर कॉलम को ही डिलीट करना चाहते हो। तो मैंने लिखा df.drop NA, जिसमें से मैं सैलरी कॉलम को ड्रॉप, मतलब जहां पर भी सैलरी कॉलम में मिसिंग वैल्यूज है वो ड्रॉप होंगी, पूरा कॉलम डिलीट नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि जो सैलरी कॉलम में जहां पे भी मिसिंग वैल्यूज है बस वो रोज जो है वो डिलीट हो जाए। उस केस में आप ऐसा करोगे। अगर आपको कॉलम रिमूव करना है तो आप डायरेक्टली लिखोगे df.drop और वो ड्रॉप हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं ऐसा हुआ भी है या नहीं। तो इसको मैंने चेक करने के लिए हेड मेथड का यूज किया, और हेड मेथड के अकॉर्डिंग मेरे पास सैलरी कॉलम आ चुका है। इसके अंदर मेरे पास कॉलेज कॉलम अब नहीं है। स्टार्टिंग में हमारे पास 8 कॉलम्स थे। 8 कॉलम के बाद हमने 2 कॉलम्स ऐड करे, हाइट इन इंचेस एंड BMI वाला। उसके बाद हमारे हो गए 10 के बाद हमने एक रिमूव कर दिया, जिसके बाद हमारे पास होने चाहिए 9। सो ये हो गए हमारे 9 कॉलम्स।
अगला स्टेप होता है डेटा मैनिपुलेशन में आपको सॉर्टिंग भी करनी पड़ती है। आपको कुछ वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, मिनिमम, मैक्सिमम या फिर कोई और वैल्यूज का भी आपको यूज करना पड़ सकता है। तो मैंने क्या करा है, मैं देखना चाहती हूँ कि किसकी सैलरी सबसे ज्यादा है और उस पर्सन का नाम क्या है, वो कौन सी टीम से बिलोंग करता है। तो मैंने उसको सॉर्ट किया है वैल्यूज को बाय सैलरी, मतलब सैलरी फंक्शन के अकॉर्डिंग मुझे पूरा डेटा सॉर्ट चाहिए, जिसके अंदर मैं चाहती हूँ वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ताकि सबसे टॉप पर जो है वो है हाईएस्ट वैल्यू आए। इसलिए मैंने रखा है असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, और ये मेरे पास कुछ वैल्यू आ गई। तो ये मेरी सैलरी है जो हाईएस्ट सैलरी है इस पर्टिकुलर डेटा में, और ये पर्सन का नाम है, ये टीम का नाम है, ये पोजीशन थी, ये एज है पर्सन की, हाइट एंड सो ऑन। उसके बाद देखते हैं फिल्टरिंग कैसे करते हैं। फिल्टरिंग को हमने इंडेक्सेस में भी पढ़ा था कि कैसे हम फिल्टरिंग कर सकते हैं, कंडीशन बेसिस पे सिलेक्शन करना, जिसमें हम पढ़ रहे थे। तो फिल्टरिंग में चाहती हूँ कि जिसकी भी एज 25 से कम है उनका डेटा मुझे आउटपुट में चाहिए। तो यंगर प्लेयर्स करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने डेटा में से एज कॉलम पे अप्लाई करिए कंडीशन विच इज 25 से लेस देन, और ये मेरा आउटपुट में आ गया। आउटपुट में अगर आप चेक करोगे तो एज के अंदर आपको 20, 21, 22 जैसी वैल्यूज मिलेंगी जो 25 से कम है, विच इज यंगर प्लेयर्स। अगली चीज जो आपको वर्क करनी पड़ सकती है डेटा मैनिपुलेशन में, वो है मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना। मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए आपको करना पड़ेगा फिल एनए का यूज, या फिर आप फिल भी यूज कर सकते हो, या फिर ड्रॉप एनए जैसी चीजें। तो मैंने क्या करना है, सैलरी के कॉलम में जहां पर भी मिसिंग वैल्यू, पहले तो मैंने ऊपर ड्रॉप एनए लगाया था जिसकी वजह से वो डिलीट हो गई होंगी कुछ वैल्यूज, मोस्टली वैल्यूज, बट जो भी बची है मैं उनमें चाहती हूँ कि जो नॉट मोस्टली कि हाँ फिल एनए यूज करोगे तो आपकी मोस्टली वैल्यूज, मतलब ड्रॉप एनए यूज करोगे तो मोस्टली वैल्यूज चली जाएंगी, बट इट जस्ट कि मैंने सबसेट लिया उसका। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपको उन्हीं वैल्यूज में मीन वैल्यू प्लेस करनी है तो आप क्या कर सकते हो। पहले मैंने डेटा लिया, डेटा में से सैलरी कॉलम पे मैं अप्लाई करूँ फिल एनए में मुझे क्या करना है, सैलरी कॉलम की मीन वैल्यू डीएफ सैलरी मीन। पहले हमने ड्रॉप एनए यूज किया था, मतलब जहाँ पे भी एनए है, एनए के अलावा भी कुछ एरर्स होते हैं, जैसे नॉट NaN या फिर नन लिखा हो सकता है, तो उन वैल्यूज को मैं रिप्लेस कर रही हूँ मीन वैल्यू से। और दूसरा तरीका है कि आप कुछ रोज को डिलीट कर सको। तो सबसे पहले मैंने सैलरी कॉलम को अपडेट कर दिया। सैलरी कॉलम को अपडेट करने के बाद उसके मैंने कोड लिखा है जिसमें मैं रोज को डिलीट करूँ जहाँ पर भी मिसिंग वैल्यूज है। तो मिसिंग वैल्यूज को डिलीट करने के लिए आप यूज कर सकते हो ड्रॉप एनए मेथड का, और ये मैं पूरे डेटा पे अप्लाई करूँ, पर्टिकुलर कॉलम पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ, तो जिसकी वजह से मेरे पूरे डेटा में जहाँ पर भी मिसिंग वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। तो ऐसे करके आप कुछ डेटा मैनिपुलेशन इंप्लीमेंट कर सकते हो। दैट्स नॉट इट। तो इसमें डेटा मैनिपुलेशन बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, कैसे किस चीज़ को फिगर आउट करना है, डेटा में आउटलायर्स कैसे फिगर आउट करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कॉमेंट कर देना अगर आपको डिटेल्ड वीडियो अगर आपको किसी प्रोजेक्ट पे चाहिए तो। सो अंटिल देन, बाय बाय।